So we are going to start a very interesting session and session name है भाई टेक अ लुक इनटू वेक्टर स्पेसेस। वेक्टर स्पेसेस को आज देखने की कोशिश करेंगे और रफली आज चार बातों पे मैं डिस्कशन करूंगी। मैं एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन बताना चाहूंगी वो ये है कि वाई ऑफ द वेक्टर स्पेसेस, सब स्पेसेस, बेसिस एंड स्पेन, और इन द एंड वी विल डिस्कस डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो ये चार बातें रहेंगी और सबसे बढ़कर वेक्टर स्पेस को फील करने की कोशिश करेंगे। और सेशन हम लोग कर रहे हैं 29 ऑफ रमजान को, ओनली बिकॉज वी वांट कि एक दफा गो थ्रू किया जाए, समझा जाए हाउ वेक्टर स्पेस वर्क और क्या है। अच्छा, वेक्टर स्पेस है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि ना, जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं ना, वेक्टर्स तो हमें लगता है कि वेक्टर्स होगा मतलब ये कि हम फिजिक्स की आंख से, फिजिक्स की लेंस से हम उसे देखते हैं। हम कहते हैं कि ऐसा कोई भी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, तो हम कहते हैं भाई तुम वेक्टर हो। बट ऐसा नहीं होता वेक्टर्स में। इस वेक्टर स्पेस में हम लोग मेट्रिसेस को भी देखते हैं कि वो भी वेक्टर स्पेसेस में आ जाते हैं, पोलिनोमियल्स को देखते हैं, इनफैक्ट कॉन्टिन्यूस फंक्शंस को देखते हैं, तो बहुत सारी एलिमेंट आ जाती है। बट रिमेंबर दैट यहाँ पर एक वर्ड लिख रखा है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है जो मैथमेटिक्स में बहुत बार देखा है। वो वर्ड है स्पेसिस का। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेसिस का वर्ड इतना इंटरेस्टिंग है कि हमने पढ़ा था मीट्रिक स्पेस, हमने पढ़ा था टोपोलॉजिकल स्पेस, हमने पढ़ा था इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो ये बहुत सारी स्पेसेस थी। व्हाट एक्चुअली स्पेसेस आर, स्पेसेस कुछ भी नहीं होता है, एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट होता है मैथमेटिक्स में। बहुत ध्यान सुनना, एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट होता है मैथमेटिक्स में जो एक पर्टिकुलर एग्जाम्स को सेटिस्फाई करता है, और जिन पर्टिकुलर एग्जाम्स को सेटिस्फाई करता है ना, वो वाला स्पेस बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ मीट्रिक स्पेस की, तो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है एक्स, और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट से लेकर रियल नंबर तक फंक्शन डिफाइन करेंगे। उसको चार मीट्रिक की जो प्रॉपर्टीज है, डिस्टेंस की प्रॉपर्टीज है, उन्हें सेटिस्फाई करना पड़ता है, मीट्रिक स्पेस बन जाता है। सिमिलरली हमारे पास अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट हो तो उसे ओपन सेट्स होना चाहिए, और ओपन सेट की दो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा, यूनियन और इंटरसेक्शन वाली, और फिर वो टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाता है। सेम गोज विद इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो सारी जिंदगी के लिए याद रखना कि स्पेस मैथमेटिक्स में एक ऐसा सेट होता है जो पर्टिकुलर एग्जाम्स को सेटिस्फाई करता है। नाउ हमारे पास वेक्टर स्पेस है आज, तो वेक्टर स्पेस भी कोई खास किस्म की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। वो प्रॉपर्टीज है ये वाली प्रॉपर्टीज है, ये वाली पांच प्रॉपर्टीज हैं, छह प्रॉपर्टीज है, जो भी प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो ये भी खास तरह का। बट रिमेंबर दैट वेक्टर स्पेसेस में क्यों के ना, हम लोग सिर्फ इंट्यूशन के लिए, समझने के लिए हम ऐसा फील कर सकते हैं कि वो ये कहानी सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। अब ये देखो, लेट्स से आई हैव अ कोऑर्डिनेट प्लेन, एक ये प्लेन है। लेट्स से मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, और इस तरह करते मैं यहाँ पे भी ले लेती हूँ। तीन कोऑर्डिनेट स्पेस मैंने आपके सामने ले ली है। अब बहुत ध्यान से सुनना, लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर है वी है, वेक्टर है वी है, समझ आई। और वो वेक्टर मैं ले लेती हूँ, लेट से 2,3 है, ठीक है। और मैं एक और वेक्टर ले लेती हूँ, एक और वेक्टर लेट से वो इधर है, विच इज डब्ल्यू। और डब्ल्यू को मैं मान लेती हूँ क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर है, तो हम -2 x की वैल्यू ले लेते हैं, और y की वैल्यू मैं 3 ले लेती हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना। अगर इफ आई वांट टू ऐड बोथ द वेक्टर्स तो क्या बनेगा, वी डब्ल्यू, तो वी किसके इक्वल है, 2,3 प्लस -2,3, राइट। तो अब गौर से देखो, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है ये। तो राइट, फर्स्ट जो वो एक्स एक्सिस है, अब सीसा की वैल्यू, अब सीसा की वैल्यू से होगी, ऑर्डिनेट की वैल्यू ऑर्डिनेट की वैल्यू से ऐड होगा। यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। और ये देखो, कुछ ऐसा करके तीसरा वेक्टर बना है, 0,6, जिसको हम कह लेते हैं वो एस के इक्वल है। सो इधर से हमने जाना ये, व्हेन वी ऐड टू वेक्टर्स वी गेट अनदर वेक्टर, उसी प्लेन में, उसी स्पेस पे। सेम गोज विद हेयर, इधर देखो, इफ आई हैव वेक्टर हेयर, लेट्स से यहाँ है वेक्टर वी, जिसको मैं अगेन कह रही हूँ 2,3 ही है। अगर मुझे ये ख्याल आए जिंदगी में कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ किसी नंबर के साथ, लेट्स से मैं मल्टीप्लाई करती हूँ उसको -1/2, -1/2 एक रियल नंबर है, हाँ जी है, नंबर है, हाँ ये नंबर भी है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, -1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2,3, तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, ये इधर आ जाएगा -1/2। बात समझ आई किस तरह। बट रिमेंबर दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि जो ओरिजिनल वेक्टर था उसका नेगेटिव हाफ है ये, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर, तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता, वेक्टर वही रहता है, वेक्टर स्ट्रेच हो जाता है। या वेक्टर, ये देखो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो ये देखो वेक्टर ऐसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर जब भी हम अपने वेक्टर को
हम जब भी अपने वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, तो या तो वो स्ट्रेच हो जाता है या फिर वो छोटा हो जाता है। समझ आई कि नहीं? तो यहाँ से हमने देखा, यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश की, व्हेन वी ऐड टू वेक्टर्स वी गेट अनदर वेक्टर, वी मल्टीप्लाई बाय टू वेक्टर्स वी गेट अनदर वेक्टर इन अ वेक्टर स्पेस। समझ आई? ये इंट्यूशन के लिए। बट रिमेंबर दैट, याद रखना, वेक्टर स्पेस में जितने भी वेक्टर्स पढ़ेंगे, लेट से ये वेक्टर ना भी, हर वेक्टर का जो इन्वर्स है ना, वो भी वेक्टर स्पेस में एग्जिस्ट करता है। हर वेक्टर का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है? तो दिस इज दी वेक्टर स्पेस की शुरू की कहानी। रिमेंबर दैट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेक्टर स्पेस हमारे पास कुछ भी नहीं है। दीज आर द वेक्टर्स, और जो हमारे वेक्टर्स की इंसेंटिव प्रॉपर्टीज है उनको सेटिस्फाई करते हैं। बट रिमेंबर दैट, जब मैं वेक्टर्स कहूँ तो ये मत समझना कि हम सिर्फ ऐसे वेक्टर्स की बात करें, ऐसी क्वांटिटीज की बात करें जिनके पास डायरेक्शन है, जिनके पास मैग्नीट्यूड है। हो सकता है, बल्कि 100% ऐसा ही होता है वेक्टर स्पेस में। वी टेक मेट्रिसेस, बिकॉज अगर मेरे पास ये वेक्टर है, अगर मेरे पास ये वेक्टर है, लेट से मैं इधर देखो, बहुत ध्यान से देखना बच्चे, इधर देखो, ये देखो, यहाँ मैंने वेक्टर ड्रॉ किया है, तो हो सकता है ये वेक्टर किसी मेट्रिसेस को ड्रॉ करो। मेट्रिसेस के हम ऐसे करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं। तो इसका मतलब है इस बार जो वेक्टर बना है ना, वो एक मैट्रिक्स उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी होता है, बहुत सारी कहानी भी रहती है। और दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। ना आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं असल डेफिनेशन क्या है, किताबी डेफिनेशन क्या है। अब हमने देखा कि वेक्टर्स जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जिस सेट की बात कर रहे हैं, जिसको हम स्पेस बनाना चाह रहे हैं, उस सेट ने ना कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना है। वो प्रॉपर्टीज ये हैं। अब आई होप कि आपको अच्छे से नजर आ रहा हो, वरना मैं जूमिंग कर देती हूँ। इधर देखो, बहुत ध्यान सुनना। हमारे पास लिख रखा है कि scalar multiplication of vector space. An addition on a set V is a function that assigns every element. अब अगेन वही बात है कि अगर मैं अपने V में, मेरे पास कोई सेट है, तो अगर मैं एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करूं कि मैं दो वेक्टर्स को ऐड करूं, तो मुझे वेक्टर का एलिमेंट ही मिले। बट रिमेंबर दैट, दो वेक्टर्स को ऐड करने से मुझे वेक्टर वहीं से मिलेगा जिस सेट का एलिमेंट है। ऐसा नहीं हो सकता अगर मैंने V एलिमेंट लिया और इसमें से मैंने दो वेक्टर्स उठाए हैं, W और स्मॉल v, तो इनको ऐड करने से v ही का एलिमेंट बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता इस सेट से बाहर चला जाए। समझ आई कि नहीं? आई होप कि तुम्हें समझ आ रही हो कि मैं असल में क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। सेम गोज विद मल्टीप्लीकेशन। अगर मेरे पास v कोई सेट है, और अब जरा रिमेंबर दैट, पूरे के पूरे वेक्टर स्पेसेस में, पूरे के पूरे वेक्टर स्पेसेस में हम लोग जो भी स्केलर्स यूज करेंगे, स्केलर्स ना वैसे कुछ भी नहीं होते। स्केलर्स का मतलब, बोल, जब भी जिंदगी में स्केलर्स लिखा हुआ मिले, तो इसका मतलब क्या है, नंबर्स की बात हो रही है। ये ना किताबों में अक्सर लिखा होता है कि जो स्केलर्स है ना, वो फैंसी नेम है नंबर्स का। तो नंबर्स स्केलर, जस्ट लाइक दैट, नथिंग स्पेशल। बट रिमेंबर दैट, ये नंबर्स जो है ना, वो हम या तो रियल नंबर्स लेंगे, या वो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, या फिर हम लोग रैशनल नंबर्स भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और जो हम जहाँ से लेंगे ना, उसको बोलते हैं फील्ड। रिमाइंड, फॉर एग्जाम्पल, फील्ड के बारे में कॉन्सेप्ट कैसे सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना। लेट से आपके घर के करीब खेत है, खेत समझते हो, फसलें हैं, फसलें। अब मुझे बात बताओ, अगर आप बीज बोगे गंदुम का, तो गंदुम की फसल खड़ी हो जाएगी। अगर आप बीज बोगे चावलों का, तो चावलों की फसल खड़ी हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप बीज बोगे किसी फलों का, तो फल आ जाएगी। तो डिपेंड किस पे करता है, कौन सा बीज आपने बोया है, वो फसल खड़ी हो जाएगी। तो यहीं से एक बात याद रखना मेरे बच्चों, इधर देखो, दौर से देखो। अगर मैं रियल नंबर्स पर फील्ड बनाऊंगी तो वो रियल फील्ड होगी। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड बनाऊंगी तो कॉम्प्लेक्स फील्ड होगी। अगर रैशनल नंबर पर बनाऊंगी तो रैशनल फील्ड होगी। रिमेंबर दैट, फील्ड की अपनी डेफिनेशन भी है, लेकिन मैंने सिर्फ आपकी इंट्यूशन के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए ब्रेक डाउन करके बताया कि ये कॉन्सेप्ट ऐसे समझा जा सकता है। रिमेंबर दैट, कि मैं बता देती हूँ आपको, वैसे ही फील्ड की डेफिनेशन है, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में है, हम मानते हैं, उनको मान के चल रहे हैं। बट रिमेंबर दैट, और भी, अब मैं रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स और रैशनल बोला, और भी फील्ड एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन मैं इस कोर्स को वो शेल्टर की बुक क्या है, लीनियर अलजेब्रा डन राइट, वहाँ से मैंने उस बुक को फॉलो करने की कोशिश की। मैंने उसको अपनी टेक्स्ट बुक माना है, और यहाँ मैंने कोर्स बनाया। तो मैं उस बुक में, हमारे पास सिर्फ उसने रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर पूरा का पूरा लीनियर अलजेब्रा डिफाइन कर दिया था। तो मैं उस चीज़ को मानकर चल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक बात हमारे पास समझ आ गई। तो अब याद रखना कि जब भी मैं कहूँ ना, हमने स्केलर्स लिए हैं, तो पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस में हम स्केलर्स कहाँ से लेंगे, फील्ड में से लेंगे। फील्ड बोलो रियल नंबर्स, फील्ड बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बात याद रखने की है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमने जिस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना था, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना था, वो नंबर
फील्ड में से आएगा, वेक्टर मेरे सेट वी में से होगा। अब वेक्टर को वी से एक स्केलर से अपने वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो एक और वेक्टर बना, और उसी सेट का वेक्टर बना जिस सेट का वेक्टर मैंने लिया था। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लो बच्चों, किसी को है डाउट? है नहीं है? ठीक है। तो अब जाके देखो हमारे पास, अब हमारे पास वेक्टर्स तो बन गए, मैं समझ भी आई कि हमारा जो वेक्टर स्पेस में सेट है ना वेक्टर्स का, उसके पास दो तरह की एबिलिटीज है, प्रॉपर्टीज है, हमने उनको डिस्कस कर लिया इन डिटेल। लेकिन याद रखना वो जो प्रॉपर्टीज है ना, वो इन प्रॉपर्टीज को, वो जो सेट है ना, वो इन खूबसूरत प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले याद रखना क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं कहती। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी हमसे ये कहती है कि ये कहती है कि पहले को दूसरे में ऐड करो या दूसरे को पहले में ऐड करो, बात रिजल्ट सेम होता है। ठीक है। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, अगर आपने उनको ऐड करना हो, नो मैटर कि आप किसको पहले ऐड करते हैं, आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। उसके बाद हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है अगर मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं, आई वॉन्ट टू ऐड दम, नो मैटर कि मैं उनको किस ऑर्डर में किस पैटर्न में ऐड कर रही हूँ, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा वेक्टर, अब देखो हमने आपको कहा कि हर वेक्टर का इनवर्स वेक्टर स्पेस में एग्जिस्ट करता है। अगर वी वेक्टर है तो माइनस वी भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वहां पे एक ऐसा वेक्टर भी एग्जिस्ट करता है जिसे बोलते हैं जीरो वेक्टर। ऐसा वेक्टर होता है जिसे पॉइंट जीरो वेक्टर, पॉइंट वेक्टर को बोलते हैं। जीरो वेक्टर पॉइंट, जीरो वेक्टर पॉइंट होता है। जैसे हम लोग अपनी कार्टेशियन प्लेन में या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन को नहीं मानते जीरो जीरो, सिमिलरली वेक्टर स्पेस में हमारा एक पॉइंट होता है जिसमें हम कहीं मूव नहीं करते। ये देखो, इधर देखो, ये देखो, ये मेरे पास पॉइंट है, ये मेरे पास पॉइंट है, ये मेरे पास पॉइंट है। इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर, इसको बोलते हैं भाई जीरो वेक्टर, इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। तीनों रिप्रेजेंटेशन वेक्टर्स के लिए किताबों में इस्तेमाल की गई हैं। समझ आई कि नहीं? अल्लाह करे पहुंचो हो जहां पर जाने की कोशिश की है। अगर मैं अपने जीरो वेक्टर को किसी भी वेक्टर में ऐड कर दूं तो मुझे वो वेक्टर जिसको ऐड किया वापस मिल जाएगा। तो इसका मतलब जीरो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो वेक्टर क्या है भाई? एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद है एडिटिव इनवर्स। हर वेक्टर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो मैं अगर हर वेक्टर को उसके इनवर्स से ऐड करूं तो मुझे मिल जाएगा जीरो वेक्टर। हर वेक्टर का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके इनवर्स को उसमें ऐड करो तो आइडेंटिटी वेक्टर मिल जाता है। समझ आई? अल्लाह करे आई हो। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब याद रखना ऊपर वाली जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, चार के चार, इट वॉज रिलेटेड टू एडिशन। अच्छा याद रखना वेक्टर स्पेस के बारे में हमेशा याद रखना, वेक्टर स्पेस के अंदर ना वी और डॉट, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों ऑपरेशंस लगते हैं, दोनों ऑपरेशंस लगते हैं। इसका मतलब है याद रखना, इन वेक्टर स्पेसेस वी हैव टू बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन द सेट। वही है, मैंने किताबी डेफिनेशन नहीं रखी ज़्यादा क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तानी किताबों में ज़रा खास तरह से डेफिनेशन लिखी होती है, बट आई वांट कि फॉरेन बुक पढ़ोगे ना, कहीं बाहर से पढ़ोगे, तो आई वांट कि हम थोड़ा सा अपने इंटेलेक्चुअल लेवल आगे बढ़ाएं, हम थोड़ा सा ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए ज़रूरी है कि हम नए आइडियाज़ को देखें। तो आई वांट कि आप थोड़ा अलग सीखो। अब आपको लगा कि नई चीज़ है, नई नई पुरानी बातें ही हैं, पर थोड़ा सा चीज़ों को ना रिफ्रेश किया गया आपके लिए, तो आप उसको जो रिफ्रेश किया गया ना उसको मानो। अब देखो ध्यान से, अगर हमारे पास भी एक नॉन नॉन एम्प्टी सेट है, उस पर दो बाइनरी ऑपरेशन लगे हैं, ये सेट भी जिस पर दो बाइनरी ऑपरेशन लग रहे हैं, ये बनेगा वेक्टर स्पेस, और अगर ये इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे, तो अगर आप गौर से देखो तो अभी तक जितनी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई है ना, वो सारी रिलेटेड टू एडिशन थी। नाउ वी हैव लास्ट टू वंस जो कि रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन है। अगर हम किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे वन के साथ, वन क्या है? स्केलर नंबर है, वन क्या स्केलर नंबर है, तो हमें वही वेक्टर वापस मिल जाएगा। समझ आइए? सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ना बिल्कुल ऐसे जैसे, ये देखो बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। अगर मेरे पास दो वेक्टर हो बी और यू, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किसी स्केलर से, तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे हम लोग आम नहीं करते, जैसे हम आम नहीं करते कि ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। और याद रखना, अगर हमारे पास वेक्टर स्पेस के अंदर दो दो बाइनरी ऑपरेशन है, और अगर दो बाइनरी ऑपरेशन लगते हैं तो उन दोनों बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो याद रखना, जो लास्ट वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो दोनों बाइनरी ऑपरेशंस को एक जगह मिला देती है। देखो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी और मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन भी, तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑफ वेक्टर्स दोनों एक साथ आपको नजर आ रहे हैं। आई होप कि टिल नाउ आपको समझ आ गया कि वेक्टर स्पेस का वाई क्या है, वाई वी वांट टू स्टडी इट, वाई दैट, बट द डेफिनेशन ऑफ इट, और क्या था इसका हुक। तो टिल नाउ आई होप कि आपको अभी तक कोई टेंशन ना मिली हो। बताओ, कोई बात टेंशन है या बताओ?
किसी को कोई टेंशन है या नहीं? तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, एक और भी वन लाइनर डिस्कस कर लिए। वन लाइनर है, जिंदगी में आपसे कोई पूछे वेक्टर स्पेस क्या है तो आपने उसको एक लाइन में जवाब देना है, सिर्फ वन लाइनर है। वन लाइनर क्या है, बहुत ध्यान सुना। अ वेक्टर स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन ऐड, स्केल, स्केल करने का मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है, एंड देन द रिजल्ट नेवर escape द कलेक्शन। हमारी बात ये है कि वेक्टर स्पेस ऐसे कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की जिसको हम ऐड कर सकते हैं, जिनको हम स्केल कर सकते हैं। स्केल स्केल करने का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन करना। स्केल कर सकते हैं, लेकिन हम उस कलेक्शन से, जिस कलेक्शन में हमने ऑब्जेक्ट्स को लिए है, मतलब जो सेट है, उससे बाहर नहीं जा सकते। तो वेक्टर स्पेस हमें एक डब्बे में डाल रही है। बताओ, समझ आई एक वन लाइनर ऑफ द वेक्टर स्पेसेस? जिंदगी में कोई पूछे तो बताना वेक्टर स्पेसेस ऐसे वेक्टर्स का सेट होता है या ऐसे ऑब्जेक्ट्स का सेट होता है जिन्हें हम ऐड कर सकते हैं, जिन्हें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम उस सेट से बाहर कभी नहीं जा सकते। तो दिस इज और वेक्टर स्पेसेस। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें पढ़ी हैं। ओके, चलो जल्दी से एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। लिखा हुआ है द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर स्पेस ओवर आर, बहुत ध्यान सुनना। इधर आओ, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग लिखवा दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। याद रखना, वेक्टर स्पेस ऑन आर को आप ऐसे, जब भी हम कहें ना वेक्टर स्पेस ऑन आर है, तो याद रखना ऑन आर का मतलब होता है यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ, अब आर है तो रियल नंबर लाइन, सो यू कैन थिंक ऑफ इट रियल नंबर, रियल लाइन। सिमिलरली, अच्छा रियल लाइन है, और सिमिलरली अगर मैं आर के स्केयर की बात करूं, तो याद रखना एलिमेंट्स जो है ना वेक्टर स्पेस के, वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे, वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे। क्योंकि यार समझ आ गई है ना, आर स्केयर है, आर स्केयर है, आर टू है, तो वेक्टर स्पेस ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे एलिमेंट्स, और ऑर्डर पेयर समझ लो। और आखिरी बात याद रखना, ऑर्डर्ड पेयर। और आखिरी बात याद रखना बच्चों, वो ये है के प्लेन बनेगा। आर वन में क्या बनता है, रियल लाइन। आर टू में प्लेन बनता है, और जो एलिमेंट्स होता है ना वेक्टर स्पेस में, वो एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएंगे। सिमिलरली कहानी चलती जाएगी, आर क्यू के केस में हमारे पास ट्रिपलेट होगा, और ट्रिपलेट होगा, और क्या बनेगा इस बार, स्पेस, स्पेस बनेगा। और आखिरी बात है, सिमिलरली कहानी गोज ऑन आर एन वेक्टर्स भी, हम एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी जनरेट कर सकते हो। ये आर एन है, सो वी हैव V1, V2, सो ऑन, एन टिपलेट होगा, एन टिपलेट, एन टिपलेट, चलो टिपलेट लिख लो, स्पेलिंग गलत हो तो छोड़ना। समझ आ गई है? तो दिस इज द मोस्ट कॉमन, मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ द वेक्टर स्पेसेस। बट रिमेंबर दैट ये ओवर आर बन रहा है, तो वेक्टर स्पेस ओवर आर बनेगी, मतलब वेक्टर स्पेस आर पर बन गया, मतलब रियल नंबर से बनने वाली वेक्टर स्पेसेस है। और यहाँ पर जल्दी से एक पॉइंट से एग्जांपल पढ़ा दूँ, ना रह ना जाए। याद रखना, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे पास रियल नंबर्स हैं, तो हम ऐसा वेक्टर स्पेस है जिसमें हमारे पास डिफाइंड है 0,1 पर। 0,1 क्या है, हमारे पास यूनिट इंटरवल है, ये यूनिट इंटरवल है। इस पर बनने वाले सारे एलिमेंट्स जो है ना, वो यूनिट इंटरवल के अंदर डिफाइन होंगे, तो ये भी एक वेक्टर स्पेस है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब की बातें कर लेते हैं, जो पॉइंट्स टू बी नोटेड है। इधर आ जाओ, पॉइंट्स टू बी नोटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर स्पेसेस आर कॉल्ड वेक्टर्स और पॉइंट्स। अ वेक्टर स्पेस ओवर आर इज कॉल्ड रियल वेक्टर स्पेस। अ वेक्टर स्पेस ओवर सी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। और एफ एन, अब याद रखना हमने वेक्टर स्पेस पढ़ी ओवर आर, तो इसमें आर का था, फील्ड था। वेक्टर स्पेस ओवर सी क्या है, सी क्या है, फील्ड है। लेकिन याद रखना, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड भी बन सकती है, फील्ड भी अपने ऊपर वेक्टर स्पेस बना सकता है। तो एफ एन इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ। एफ इन्फिनिटी इज अ इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस इज ओवर अ फील्ड एफ। अ वेक्टर स्पेस है, अब याद रखना हर वेक्टर स्पेस के पास यूनिक, यूनिक बोलो ओनली वन एडिटिव आइडेंटिटी है, मतलब एक वेक्टर होगा जीरो हर वेक्टर स्पेस के बाद, वेक्टर स्पेस के बाद ओवर फील्ड एफ जी। और ये जो वेक्टर है ना, जीरो वेक्टर, ये यूनिक होगा। यूनिक मतलब पूरी वेक्टर स्पेस में एक ही ऐसा वेक्टर होगा, एक ही ऐसा वेक्टर होगा पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस में, जिसको हम ऐड करें ना अपने वेक्टर में, तो हमें वापस वही वेक्टर दे दे जिसको हमने ऐड किया है।
समझ आई? वो वेक्टर हमें वापस मिल जाए जिसको हमने ऐड किया, इसको बोलते हैं, इस वेक्टर को बोलेंगे जिसकी वजह से ऐसा हुआ, उसको बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, और ये यूनिक होगा। एवरी एलिमेंट इन अ वेक्टर स्पेस, हर वेक्टर का हर वेक्टर का बहुत ध्यान से सुनना, हर वेक्टर का यूनिक एडिटिव इनवर्स भी होता है। अगर v है तो v का इनवर्स माइनस वी है, बिकॉज इनवर्स जो है हर वेक्टर का वो यूनिक इसलिए होना चाहिए क्योंकि v में जब हम माइनस वी ऐड करें ना तो आपस में वापस आइडेंटिटी वेक्टर मिलना चाहिए। समझ आई? बड़ा बेसिक सा मैथमेटिक्स है, मुझे यकीन है तुम लोगों को पता होगा। एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर स्पेस जो पुरानी वाली बात होगी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो टिल नाउ हमने वेक्टर स्पेस को समझने की, देखने की, फील करने की कोशिश की। कोई डाउट किसी का भी है तो पूछ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड फेज ऑफ अवर लेक्चर दैट इज कॉल्ड सब स्पेसेस। बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मशहूर होता है कि जो बड़ा बहन भाई होता है ना, जो उसकी ट्रेड्स होते हैं, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो उनकी आदत होती है, वो छोटे बहन भाई में भी आती है। मशहूर है बहुत बड़ा। सिमिलरली माँ बाप की ख्वाहिश होती है ना, चीजें बच्चों में भी आती हैं। देखो, अगर मेरे पास ये बड़ा सा वेक्टर स्पेस है तो मैं इस बड़े से वेक्टर स्पेस का कुछ हिस्सा उठा लूँ। ये देखो, बड़े से वेक्टर स्पेस का कुछ हिस्सा उठा लिया, कुछ हिस्सा, तो इसको बोलेंगे सब स्पेस। ठीक है? इसको बोलेंगे बड़ा सा वेक्टर स्पेस का कुछ पार्ट मैंने उठा लिया, इसको बोलेंगे सब स्पेस। और रिमेंबर दैट जो सब स्पेस है ना, सब स्पेस वो खुद भी एक वेक्टर स्पेस होता है। रिमेंबर दैट एस एस ऑल्सो आ ऑल्सो आ वेक्टर स्पेस। जो हमारे पास सब स्पेस है ना, वो भी एक वेक्टर स्पेस होता है। इज ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ। अगर ये एफ पे डिफाइन है तो ये भी एफ पर ही डिफाइन होगा। एफ बोलो, कोई भी स्केलर समझ लो। अगर मैं कहूँ कि मेरा ओरिजिनल वेक्टर स्पेस रियल नंबर्स में डिफाइन है तो सब स्पेस में रियल बिल्कुल वैसा ही है। बिल्कुल वैसे जैसे सेट का सबसेट नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही एक वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है। लाइक अ सबसेट ऑफ अ सेट। सिमिलरली अगर यहाँ पे ऐसा है तो हम कह सकते हैं U इज अ सबसेट ऑफ V। U क्या है? U क्या है? U क्या है? सबस्पेस है V का। समझ आ गई? आई होप बड़ा आसान कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, अच्छा, अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर स्पेस गिवन हो तो हम ट्रिक यूज कर सकते हैं। हम एक ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक बहुत आसानी सादी है। ये देखो बहुत ध्यान से, ट्रिक हमारे पास थ्योरम है मैथ्स में, इसको हम ट्रिक मान लेते हैं। ये देखो किस तरह। अगर मेरे पास जिंदगी में हो कि यू जो है वो सबसेट है वी का। यू क्या है? सबसेट है वी का। इज सबस्पेस, ये सबस्पेस तब बनेगी अगर ये तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे। तीन प्रॉपर्टीज बस आंखें बंद करके तुम सेटिस्फाई करो। कोई भी सेट लाओ, दुनिया का कोई भी सेट लाओ, उसका सबसेट मैं बना सकती हूँ अगर मेरे ये सबसेट जो है ना वो तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। ये सबस्पेस इफ एंड ओनली वाला कंडीशन है। देखो, पहला कंडीशन है कि जीरो वेक्टर्स बिलोंग करना चाहिए मेरे यू में। सबस्पेस के अंदर जीरो वेक्टर जरूर होना चाहिए, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी मेरे पास सबस्पेस के अंदर जरूर होनी चाहिए। दूसरी बात है कि अगर मेरे पास दो एलिमेंट लूं मैं अपने सबस्पेस में से, अगर मैं अपने दो एलिमेंट लूं सबस्पेस में से और मैं उनको ऐड करूं, मैं उन दोनों वेक्टर्स को ऐड करूं, तो मेरे पास सबस्पेस का एलिमेंट ही आना चाहिए। समझ आई? अगर मैं अपने सबस्पेस में से दो एलिमेंट्स लूं तो उनको ऐड करूं तो भी सबस्पेस का एलिमेंट ही आए। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात यह है कि अगर मैं अल्फा लूं अपने फील्ड में से और एक वेक्टर लूं अपने सबस्पेस में से, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो भी मेरे पास सबस्पेस का एलिमेंट आना चाहिए। अब सोच के बताना, बहुत सोच के बताना, दिल पे हाथ रख के बताओ। हमने आपको शुरू में बताया कि वेक्टर्स की इन सेंट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं वेक्टर स्पेस की, कि वेक्टर्स जो होते हैं ना वो स्केलर एडिशन और वेक्टर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन उनके अंदर हमेशा होल्ड करती है। देखो, सबस्पेस के लिए भी तो हमने यही कहा कि तुम मुझे स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन करके दिखा दो और जीरो वेक्टर अपने अंदर बना लो, मैं मान जाऊंगी तुम सबस्पेस हो। दुनिया का कोई भी सेट लाओ और उनमें तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करो तो उनके हर एलिमेंट को मिलाकर आप सबस्पेस बना सकते हो। बताओ ये बात सबको समझ आई कि नहीं? कोई डाउट किसी के पास है तो पूछ ले। है डाउट? है डाउट? चलो ठीक है, नहीं है डाउट। इधर आ जाओ, यहाँ से आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल हमने आपके लिए इस स्लाइड्स में डाली हुई है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास, ये देखो, अब मेरे पास F4 जो है वो एक सबस्पेस है। अब ये देखो सबस्पेस कैसे है, ये देखो। अब F4 का एलिमेंट है तो चार एलिमेंट्स दिए जाएंगे और ये देखो वो इस तरह डिफाइंड है। ये मेरे पास सबस्पेस बना रहे हैं। अब हमने इस बात की थी कि अगर मेरे पास रियल नंबर्स हो ऑन द सेट ऑफ यूनिट इंटरवल तो वो कॉन्टिन्यूस
रियल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं, ये कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन जो है ना, अब याद रखना, ये कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन है ना, ये सब स्पेस है यूनिट इंटरवल के। ये जो है ना, ये सब स्पेस है, सबसेट है इस यूनिट इंटरवल का। बिकॉज बताऊं किस तरह, इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, अल्लाह करे तुम्हें बात समझ आए। अब सोचने वाली बात है कि ये इसका सबस्पेस कैसे है। इस तरह सोचो कि अब इसका मतलब है, इस सेट को गौर से देखो, ये सेट हमारे पास ऐसा सेट है जो जीरो से लेकर वन तक डिफाइन है। इट मीन्स दैट जीरो और वन के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं ना, जीरो और वन के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, वो इस क्लोज इंटरवल के अंदर पाए जा रहे हैं। रिमेंबर दैट हमारे पास एक बहुत मशहूर जमाना एक थ्योरम है, वो थ्योरम से ये कहती है, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स। जीरो क्या है, एक रियल नंबर है, वन क्या है, रियल नंबर है, तो इनके बीच इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त उसने कहा है कि जीरो और वन के अंदर जो इतने सारे नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, उतने सारे नंबर्स में सिर्फ रियल नंबर्स को उठा लो। जीरो और वन के अंदर जितने रियल नंबर्स है ना, उनकी बात कर रहे हैं, तो सिर्फ रियल नंबर्स जो, अब इसके अंदर कॉम्प्लेक्स में नंबर पाए जा रहे हैं, लेकिन उसने सिर्फ रियल नंबर्स की बात की है। तो जीरो और वन के अंदर जितने रियल नंबर्स है ना, वो सबसेट है जीरो और वन का, और उसने कहा है वो सबस्पेस भी है। अल्लाह करे ये बात किसी को समझ आई हो, आई है कि नहीं आई, आई है समझ। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि हमारे पास आर, जो सेट ऑफ ऑल डिफरेंशियबल फंक्शन है, वो भी सबस्पेस है आर पावर आर का। सिमिलरली ये बहुत सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस जो है ना, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद लिमिट जीरो इज अ सबस्पेस ऑफ सी इन्फिनिटी। बहुत मुश्किल मुश्किल एग्जांपल लिखी हुई, बिकॉज वो उस किताब में लिखी हुई थी। अब आ जाओ, कहानी को सुनो और बहुत गौर से सुनो। ऐसा हमने अभी तक समझा कि हमारे पास वेक्टर्स हो, ये देखो, अगर मेरे पास एक वेक्टर्स का सेट है V1 V2 सो ऑन टिल Vm तक, ये मेरे पास एक वेक्टर्स का सेट है, इसको सेट को बोल लेते हैं V, बिलोंग्स टू V। और मेरे पास इस तरह जितने वेक्टर्स है ना, उतने मैं स्केलर्स दुनिया में ले आऊँ। हम A1 ले लेते हैं, A2 ले लेते हैं, सो ऑन टिल Am तक ले लेती हूँ, और ये सब कहाँ से आएंगे, फील्ड से आएंगे। अब मैं क्या करूं, आई नो दैट वेक्टर्स को हम ऐड भी कर सकते हैं, हम वेक्टर्स को स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। हमने कहा अच्छा, ओके, हमने क्या किया, हमारे पास जितने भी सेट में वेक्टर्स थे ना, उन सब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, मतलब उनकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, उसके बाद उस पर वेक्टर एडिशन कर दी। देखो क्या बनेगा, तो देखो बहुत गौर से देखना। हम अपने स्केलर्स वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर्स के साथ, ये देखो, मतलब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन करूं, मैंने सोचा मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन करती हूँ। ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फिर हमने क्या करना, उसके बाद इसी पे सेट पे, में जो सेट बना है ना, इसी सेट पे वेक्टर एडिशन डिफाइन कर दो। यहाँ क्या बनेगा भाई, A3 V3 सो ऑन, यहाँ पे बन जाएगा AM VM। तो अब जो चीज बनी है ना, कि मैं अपने सेट ऑफ वेक्टर, अब मैं बहुत ध्यान से, मैं अपने सेट ऑफ वेक्टर्स पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करूं और वेक्टर एडिशन करूं, इस चीज को बोलते हैं लीनियर कम्बिनेशन। लीनियर कम्बिनेशन, ठीक है, समझ आई। जो वेक्टर्स की इंसेंट्रिक प्रॉपर्टीज थी ना, जो वेक्टर्स की इंसेंट्रिक प्रॉपर्टीज थी, वो मैंने पूरे के पूरे सेट पर लगाई और एक नई चीज बनाई, उसको कहा ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन, लीनियर कम्बिनेशन है। रिमेंबर दैट लीनियर कम्बिनेशन बनता कैसे, first we do scalar multiplication and then we do vector addition। सिंपल सिंपल सिंपल, बस हमेशा याद रखो, रस्सी का वो हिस्सा पकड़ना है, रस्सी का वो सिरा पकड़ना है कि पूरी पूरी रस्सी हाथ में आ जाए। मैं बार बार बता रही हूँ, वेन एवर यू स्टडी वेक्टर स्पेसेस, रिमेंबर दैट इट, हम लोग पूरे पूरे वेक्टर स्पेसेस में हम लोग यही करेंगे, मोर एंड लेस, वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन स्केलर, बट रिमेंबर दैट कॉमन सेंस को यूज करते हुए हमने ये लॉजिक लगानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट चीज क्या है। उसके बाद फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होती है, और इनफाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेसेस क्या होती है। फाइनाइट डिमेंशन, अगर मेरे पास, बहुत ध्यान सुनना, अगर मेरे पास जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, अगर मेरे पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं जो कि फाइनाइट हों, और उनके लीनियर कम्बिनेशन जो है बनाऊं, उनके लीनियर कम्बिनेशन में बनाऊं, ऐसे लीनियर कम्बिनेशन बनाओ कि मेरा पूरे के पूरा सेट को जनरेट कर सकूं। बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा सेट ऑफ वेक्टर्स बाय with that I can generate, with that I can reach every element of the set is called finite dimensional vector space। बहुत ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, इमेजिन अ रूम,
आई ओनली नीड 3 वेक्टर्स। अगर मेरे पास एक कमरा है, हम जो कमरा, आप भी इस वक्त किसी कमरे में बैठे होगे, मैं भी किसी कमरे में बैठी हूँ, मैं जिस रूम में बैठी हूँ ना, ये एक स्क्वायर शेप का रूम है, आपका रूम भी स्क्वायर शेप का ही होगा। अब आपका कोई ट्रायंगल तो ना हो सकता, अब आप भी स्क्वायर ही बैठे होगे। अब देखो इसमें 3 लेंथ डिफाइंस है। हाँ, जो हमारा फ्लोर है वो हमारा बेस है, वो हमारा क्या होगा, हमारा लेंथ होगा। जो हमारे पास दीवार होगी उसकी हाइट होगी, उसके बाद विड्थ भी होगी। तो हमारे पास 3 फैक्टर होने चाहिए, लेंथ, विड्थ और हाइट। और मैं अपने वेक्टर्स, मेरे अपने रूम में जितने भी वेक्टर्स है ना, अब मैं एक पॉइंट, रूम के कोने को देखो, रूम के कोने को देखो, देख रहे हो, वहां से लेकर मैं अपने पूरे के पूरे रूम में को रीच कर सकती हूँ, वेक्टर्स ड्रॉ कर सकती हूँ। बस मुझे 3 बातें मालूम होनी चाहिए कि वेक्टर एडिशन क्या है, स्केल, सॉरी, मुझे ये मालूम होना चाहिए कि लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, मैं पूरा बना सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास, बताओ, इमेजिन अ स्पेस वेयर ऑल पॉसिबल फंक्शन लाइक साइंस एंड पैराबोला, नो मैटर हाउ मेनी वेक्टर्स यू पुट, लेकिन मैं पूरे के पूरे स्पेस को जनरेट नहीं कर सकती। तो इसका मतलब वो इनफाइनाइट डिमेंशनल स्पेस है। उसके बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको ओडीई का जो कोर्स करवाया था ना, उसमें हमने पढ़ा था लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमारे पास कोई भी लीनियर फंक्शन हो, कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन हो, मेरे पास कोई भी सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, देखो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है ना, ये ये लीनियर कॉम्बिनेशन इस सेट ऑफ वेक्टर्स की वजह से बना है। ये सेट ऑफ वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ये है। अब याद रखना, ये लीनियर कॉम्बिनेशन, याद रखते बहुत ध्यान सुनो, ये लीनियर कॉम्बिनेशन अगर मैं लिखूं ऐसे कर कर, ऐसे कर कर, ऐसे कर कर, और मैं कहूँ ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल है, तो याद रखना ये पूरा का पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल तब होगा, अगर मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो इक्वल तब होगा अगर मेरे ये सारे स्केलर जीरो हो जाए। अदरवाइज इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है ना कभी जीरो नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था, जिंदगी भर याद रखना, लीनियर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और लीनियरली डिपेंडेंट सेट में फर्क ये होता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट जो होंगे ना वेक्टर्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि अपने खुद मुख्तार होना। अगर मैं इंडिपेंडेंट हूं तो मैं किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, इट मीन्स दैट ऐसे वेक्टर्स है, ऐसे वेक्टर्स है जिनका किसी दूसरे वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, ऑन इट्स ओन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं, मैं आपको 2 वेक्टर्स देती हूँ, इधर देखो, 2 वेक्टर्स देती हूँ, लेट्स से v1 इज इक्वल टू 0 1 एंड v2 इज इक्वल टू 0 1। ये दोनों वेक्टर्स मैंने लिए हैं R2 में से। अब मुझे बताओ, सोच के बताओ, अगर मैं इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखूं, अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स, हो 1 यहाँ पे 1, अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखूं और मैं चाहती हूँ कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल है, मतलब आंसर जीरो है, अब मुझे बताओ वो रास्ता मुझे बताओ कि जीरो के इक्वल हो सकता है। अब गौर से देखो तो मेरे पास क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन कर लो तो a1 0 प्लस a0 a2 विच इज इक्वल टू a1 a2। तो a1 a2 कब जीरो होगा, जब a2 और a1 खुद जीरो हो जाए। अदरवाइज देखो, ये जीरो हो जाए, ये जीरो जाए तो आंसर जीरो आएगा, अदरवाइज जो मर्जी कर लो, अब ये जीरो बन ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि ये v1 और ये v2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। दो एलिमेंट्स हैं, दो वेक्टर्स हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, मतलब एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, समझ आ गई है। और ये देखो, बड़ी शानदार एग्जांपल हमने आपके लिए नोट्स में रखी है, देखो, इफ आई गिव यू डायरेक्शन कि जाओ 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ और 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है क्योंकि इनका कोई लेना देना नहीं है। अब नॉर्थ डिफरेंट डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डिफरेंट डायरेक्शन है, लेकिन इफ आई अगर मैं आपसे कहूँ गो 2 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट का मतलब, देखो अगर नॉर्थ यहाँ है तो आपको नॉर्थ यहाँ है, ईस्ट यहाँ है, ईस्ट है, लेकिन अगर मैं कहूँगी नॉर्थ ईस्ट तो तुमने इधर जाना है, समझ आई। तो ये वाली वेक्टर डिपेंडेंट है, लेकिन ये वाली वेक्टर और ये वाला वेक्टर इंडिपेंडेंट है। अल्लाह करे तुम पहुंचे हो वहां तक जहां पहुंचाने की कोशिश की है। अब याद रखना, इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पैन। स्पैन क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनो। स्पैन एक ऐसा, अगर हमारे पास कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स है, बहुत ध्यान से सुनना, इधर देखो, हमारे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है, हमारे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है, उस सेट ऑफ वेक्टर्स पर जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, उन सारे लीनियर कॉम्बिनेशन को एक सेट में डाल दो तो स्पैनिंग सेट बन जाता है, स्पैन बोलते हैं। तो सुनो बहुत ध्यान से, कोई भी हमारे पास सेट है, उस सेट के ऊपर जितने भी उसके उस सेट के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, वो उस सेट का स्पैन होता है। जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन वो उस सेट का स्पैन है, ठीक है। इधर आ जाओ भाई, उसके बाद यहाँ पर क्या लिख रखा है, हमारे पास 3 वेक्टर्स है, ये तीनों वेक्टर्स कहाँ से बिलोंग करें, नजर भी आ रहा है R3 से। तो ये देखो, तो याद रखना, जो लीनियर स्पैन का सेट होता है ना, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का स्पैन होता है। अगर R3 में एग्जिस्ट करे तो 3 वेक्टर्स ही होंगे, अगर
R2 होगा तो टू वेक्टर, जैसे मैंने ऊपर कहा कि ये दो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये मैंने R2 में से लिए तो दो वेक्टर्स होंगे, R2 होगा तो दो वेक्टर्स लूंगी, R3 होगा तो तीन वेक्टर्स देने पड़ेंगे, सिमिलरली R4 होगा तो चार वेक्टर्स देने पड़ेंगे। अब आ जाओ, इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि अब बेसिस क्या होती है। किसी भी वेक्टर स्पेस में बेसिस वो सेट होता है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है और वो स्पैनिंग सेट होता है। लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि वो ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन याद रखना वो ऐसे सेट हैं, अब बहुत ध्यान सुनना, वो ऐसे सेट हैं, सेट ऑफ वेक्टर्स है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है। बहुत ध्यान से, पूरे और पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है। और रिमेंबर दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, मैं ना बताऊं तो मैं पागल हूं, कि जो स्मॉलेस्ट सेट है ना, हमें स्मॉलेस्ट सेट, smallest set to smallest set of vectors to generate smallest set of vectors to generate entire vector space। अब एक बात सुनो, टू जनरेट इंटायर वेक्टर स्पेस, अगर मेरे पास कुछ वेक्टर्स हों और मैं उन कुछ वेक्टर्स की वजह से, उनकी मदद से अपना पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस बनाना चाहूँ तो मैं बना सकती हूँ। लेकिन रिमेंबर दैट, वो जो मुझे कुछ वेक्टर्स चाहिए है ना, जिनकी हेल्प से मैं अपने सारे के सारे वेक्टर्स जनरेट कर सकूँ वेक्टर स्पेस के, तो वेक्टर्स जो है ना, सेट ऑफ वेक्टर्स, पहली बात यह है कि उन वेक्टर स्पेस को लीनियरली इंडिपेंडेंट होना होगा, और फिर उन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के अंदर के डिफरेंट स्केलर कम्बिनेशन बना बना के लीनियर कम्बिनेशन में अपने पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर लूंगी। और इस तरीके से जो मैं करूंगी ना, ये तरीका होगा मल्टीप्लाई कर करके, इस तरीके को बोलते हैं बेसिस, वो बेसिस वेक्टर्स होंगे। इधर देखो बहुत ध्यान से, अगर ये देखो, अगर मेरे पास एफ एन है तो एफ एन का बेसिस किस तरह बनेगा, ये देखो 1,0, मुझे अब एफ पावर एन है, तो आई नीड, अब मुझे इसका बेसिस वेक्टर बनाने के लिए आई नीड एन डायमेंशनल एन वेक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इधर देखो बहुत ध्यान से, मैं इधर लिख दूँ अगर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बताना चाहती हूँ R2 जनरेट करना चाहती हूँ, तो R2 है तो आई नीड टू वेक्टर्स। वो कौन से दो वेक्टर्स है, वो ये दो वेक्टर्स हैं, इसके अलावा भी कुछ वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं इन वेक्टर्स का, मैं अगर लीनियर कम्बिनेशन तो लिखूँ तो वो ये है। अब मैं एक बात सुनो, मैं आपको चैलेंज देती हूँ, अब आप वो चैलेंज बहुत ध्यान सुनना, यहाँ पर स्केलर्स की वैल्यूज बदलते जाओ और आपको अलग 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 टू डायमेंशनल वेक्टर्स मिलते जाएंगे। वो सारे टू डायमेंशनल वेक्टर्स ना इस वेक्टर स्पेस R⁻² में एग्जिस्ट करते होंगे। तो 0,1,0 और 0,1 आर दी बेसिस वेक्टर ऑफ R2 स्पेस। और याद रखना, वो बेसिस वेक्टर है, तो हम उनकी हेल्प से पूरे के पूरे R2 स्पेस को जनरेट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया इन वेक्टर स्पेसेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने कहा है कि 1,2 और 3,5 ये बेसिस है F2 स्पेसिस की, बिकॉज द इस लिस्ट हैज लेंथ 2, बिकॉज F2 है तो लेंथ 2 है, विच इज द सेम एज द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ F2। चलो ठीक, समझ आ गई, आई होप कि आई हो। अब याद रखना, यहाँ पे एक खूबसूरत सा क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास कोई सेट ऑफ वेक्टर्स हो, वो बेसिस कब बनेगा। अब याद रखना, सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो वी का है, ये बेसिस तब बनेगा अगर, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, मैंने कहा कि बेसिस ऐसा सेट ऑफ वेक्टर्स होता है जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से मैं अपने पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सकती हूँ। बट रिमेंबर दैट, कि अगर मैं पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सकती हूँ तो इट मीन्स दैट कि मैं बेसिस वेक्टर्स के की मदद से ऐसा लीनियर कम्बिनेशन लिखूंगी कि वो लीनियर कम्बिनेशन मुझे स्पेस का हर वेक्टर दे दे। बट रिमेंबर दैट, हर वेक्टर को वेक्टर स्पेस के मैं अपने बेसिस वेक्टर के अंदर लिख सकती हूँ, बट वो जो लीनियर कम्बिनेशन होगा ना, जिसकी मदद से मुझे हर वेक्टर मिलेगा, जो मुझे हर वेक्टर देगा, वो लीनियर कम्बिनेशन यूनिक होगा। समझ आई, यूनिक होगा, सिर्फ एक, हर उस उन दो वेक्टर्स को या चार वेक्टर्स को जो बेसिस वेक्टर्स होंगे ना, उनकी मदद से मैं अपने हर वेक्टर को लिख सकती हूँ, बट वो हर वेक्टर का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, वो बेसिस वेक्टर्स के अंदर यूनिक होगा, सिर्फ एक होगा। बात समझ आई, अल्लाह करे आई हो। उसके बाद कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एवरी फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज बेसिस, हर फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस के पास ऐसे वेक्टर जरूर एग्जिस्ट करते हैं जिनकी मदद से हम पूरा का पूरा वेक्टर सेट जनरेट कर सकते हैं। एवरी इन लिस्ट एवरी
linearly independent list of vectors in a finite dimensional space can be extended to a basis। हमारे पास फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस हो तो उसमें कोई भी इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो तो उनको बेसिस बना सकते हैं। एवरी स्पैनिंग सेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस कैन बी रिड्यूस टू अ बेसिस। एवरी टू बेस, अगर हमारे पास कोई ऐसा सेट है जिसके दो बेसिस हैं तो हमेशा याद रखना उन दोनों बेसिस की लेंथ सेम होगी। और उसके बाद याद रखना आखिरी बात आज के लेक्चर की है, किसी भी डिमेंशंस क्या होते हैं, किसी भी सेट के अंदर, किसी भी सेट के अंदर उसके बेसिस वेक्टर के अंदर कितने एलिमेंट्स, अगर बेसिस वेक्टर के अंदर दो एलिमेंट्स हैं तो उसकी डिमेंशन दो होगी। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो R2 है ना, R2 उसकी बेसिस थी 0 1 और 1 0। तो इसके अंदर दो एलिमेंट्स आ रहे हैं बेसिस के अंदर, बेसिस के अंदर दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स दैट डिमेंशन DMR, R² मतलब R2 की डिमेंशन क्या हो जाएगी 2। सिमिलरली अगर मैं कहूँ आपको डिमेंशन ऑफ R3 बताओ तो आप कहोगे 3 है। सिमिलरली अगर मेरे को डिमेंशन बताओ Rn की तो आप कहोगे वो n है।